बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम प्यारे नाज़रीन। घर की चौखट पर टिकी हुई नज़र सह में गिरते हुए खुश्क पत्तों की सरसराहट और शाम की हल्की सी ठंडी हुआ, ये वो लम्हे थे जो हमेशा मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून देते थे। लेकिन इस रोज जब मैं खिड़की के पास खड़ी ये मंजर सारा देख रही थी तो दिल में एक खला सा महसूस हो रहा था, जैसे ये सब खूबसूरत चीजें भी मेरे दुखों के आगे बेबस हों। मैं आलिया हूँ और ये वो कहानी है जो मैंने अपनी जिंदगी के दर्द और खुशियों को लफ्जों की जुबान दी है, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। रिश्ते भी अजीब होते हैं, एक वक्त में जो रिश्ते हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं और कोई ऐसा भी वक्त आ जाता है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वही दिल के सबसे अजीज रिश्ते ऐसे अजनबी जैसे कभी मिल ही ना हो। ये सोच मेरे दिल में इस शाम पहली बार नहीं आई थी। सहन में बिछी पुरानी चारपाई पर बैठी मैं नीम के दरख्त की पत्तियां देख रही थी जो हल्की सी हुआ में झूल रही थी। आसमान पर ढलते सूरज की किरणें सुनहरी चादर की तरह फैल रही थी, मगर मेरे दिल का अंधेरा किसी रोशनी से मिटने वाला नहीं था। मेरा नाम आलिया है, ये कहानी मेरी है और मेरी दो सबसे करीबी कजन्स की जो मेरी अजीज तरीन दोस्त थी। हम तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ ऐसे जड़ी हुई थीं जैसे किसी कपड़े के तार, इतने मजबूत के टूटने का तसव्वुर भी नामुमकिन लगता था। हमारा घराना एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, दोनों भाई इकट्ठे रहते थे, यानी कि एक मेरे वालिद और दूसरा मेरे छोटे चाचा। दोनों भाई अपने बच्चों के साथ एक ही बड़े मकान में रहते थे। मकान इतना वसी था कि इसमें दो अलग अलग हिस्से थे, मगर सहन और बावर्ची खाना मुश्तरक था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, सब कुछ एक साथ होता। दो भाइयों की एक बहन भी थी, हमारी फूफो जुबैदा। तीसरी फैमिली हमारी फूफो जुबैदा की थी जो मोहल्ले में थोड़े फासले पर रहती थी। उनका घर हमारे घर से बस चंद गलियां दूर था, मगर दिल की कुर्बत का फासला सिफर था। फूफो का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी महविश मेरी हम उम्र थी और बेटा कुछ साल बड़ा। फूफो की मोहब्बत बस यूं समझ लें कि वो हमारे लिए माँ जैसी थी, खास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ में और फूफो में एक खास दोस्ती भी थी। मैं बचपन में अक्सर उनके घर रात को सोती, वो मुझे कहानियां सुनाती, सुबह स्कूल के लिए खुद तैयार करती। मैं, मेरी कजिन सदिया चचा की बेटी और महविश फूफो की बेटी, हम तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। हम कभी अलग नहीं होते थे। अगर मैं अपने घर में हूँ तो वो दोनों मेरे पास होती, अगर सदिया के घर होती तो हम तीनों वहाँ, और अगर महविश के घर तो बस फिर रात देर तक हंसी कहकहों का शोर। हम तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले वाले हमें तीन जिस्म एक जान कहते थे। ये कोई खाली बात नहीं थी, बल्कि हमारी जिंदगी की हकीकत थी। चाहे स्कूल का दिन हो, शादी ब्याह की तैयारी, बाजार जाना, या फिर खाने पकाने के मामूलात, हम हमेशा साथ ही होते। हमारे दिलों की गहराई में ये रिश्ता इस कदर मजबूत था कि जैसे तीन अलग अलग जिस्म हो, मगर एक ही जान उन सब में बस रही हो। सब शेयर करती, कभी लड़ाई हो भी जाती तो 5 मिनट बाद फिर साथ बैठकर चाय पीना शुरू और लड़ाई खत्म हो जाती। हमारी दोस्ती ऐसी थी, अगर एक बीमार पड़ जाती तो 2 दिन तक हम बाकी दोनों का सुकून गायब रहता। खाने के वक्त एक दूसरे को बुलाना, शाम को छत पर बैठकर राय शेयर करना, रात को एक ही बिस्तर में कहानियां सुन सुन कर सोना, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था। फूफो अक्सर हंसते हुए कहती, अरे तुम तीनों को तो अलग करने के लिए शायद अल्लाह को भी बहुत सोचना पड़ेगा। हम हंस देती और दिल ही दिल में सोचती कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फूफो जुबैदा को हमारे घर आना इतना पसंद था कि हफ्ते में 2-3 दिन वो लाजमी आती। वो आती तो बावर्ची खाने का कंट्रोल संभाल लेती, हमें भी अपने साथ लगा लेती, फिर एकदम घर का माहौल बदल जाता। आलिया, ये प्याज बारीक काटो, सदिया तुम टमाटर धो लो, महविश तुम चूल्हा जला दो। हम तीनों हंसते हंसते काम करती। खाने के दौरान फूफो की हल्की फुल्की बातें सबको हंसा देती। उनका दिल बड़ा था, अगर कोई मुश्किल आती तो सबसे पहले वही दौड़ कर आती। बीमारी हो या खुशी, वो हमारे साथ खड़ी होती। हमारा घर सुबह सवेरे अजान के साथ जागता। बावर्ची खाने में चाय की खुशबू फैलती और सह में धूप के छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते।
मैं और सदिया अक्सर एक साथ स्कूल के लिए तैयार होते, जबकि महविश अलग स्कूल जाती, मगर वापसी पर सीधा हमारे घर आती शाम को। मैं बिछी दूरी पर हम तीनों बैठकर गप्पे लगाते, कभी पकौड़े बनाते, कभी चाट और कभी बस चाय के साथ बिस्कुट। हमारी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि हम इकट्ठे थे। किसी को कोई मसला होता तो तीनों मिलकर हल निकालते। हम तीनों ने ये ख्वाब देख रखा था कि शादी के बाद भी हम करीब करीब रहेंगे, एक दूसरे के घरों में हर वक्त आना जाना होगा और हम भी साथ रहेंगे। ये जुमला हम इतनी बार बोल चुके थे कि ये हमारे लिए हकीकत सा लगने लगा था। हम में से सबसे पहले सदिया की बात पक्की हुई। दुल्हन बनने के दिन करीब आए तो महविश और मैंने पूरे दिल से तैयारी की। कपड़ों का इंतखाब, मेहंदी के डिज़ाइन, हर चीज़ हमने की। शादी वाले दिन जब सदिया रुखसत हो रही थी तो हम दोनों की आंखें भीग गईं, मगर दिल में सुकून था कि वो दूर नहीं जा रही, बस दूसरे हिस्से में होगी सदिया की। शादी के बाद माहौल थोड़ा बदला, मगर हमने महसूस नहीं किया सदिया की सास हमारी फूफो ही बने, क्योंकि फूफो का बेटा सदिया का शौहर था। पहले पहल सब ठीक था। सदिया और महविश भाभी नंद के रिश्ते में आ गई, मगर चूंकि दोनों कजन्स थीं और बचपन से करीब, तो कोई मसला न हुआ। फूफो भी खुश थीं कि दोनों बेटियां अब एक ही घर में हो गई। मगर कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि महविश के लहजे में एक अजीब सा बदलाव आने लगा है। छोटी छोटी बातों पर सदिया को टोक न देना, अतंजिया जुमले बोल देना। सदिया हंसी में टाल देती, मगर मैं देखती थी कि वो छप छप कर रोती है। इसका दिल बुरी तरह से टूट रहा था इसके रवैये पर। जब वो कमरे से बाहर आती है तो इसकी आंखों में हल्की सी सुर्खी बाकी रह जाती थी। मैंने एक दिन महविश से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? सदिया के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हो? वो फौरन हंसकर बोली, अरे तुम भी ना पता नहीं किया समझी बैठी हो, हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं। मैं खामोश हो गई, मगर दिल में एक हल्की सी तशवीश बैठ गई। शादी के बाद कुछ दिन तो सब वैसा ही रहा जैसा पहले था, बल्कि कुछ ज्यादा ही हंसी खुशी का माहौल था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि महविश के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर सा आने लगा है, जैसे वो अब सिर्फ कजिन नहीं बल्कि घर की बहू है, और ये नया रुतबा आने से दूसरों से जरा ऊंचा कर देता है। सदिया पहले जैसी नर्म मिजाज और मासूम थी, हर बात बर्दाश्त कर लेती, मगर मैं देखती थी कि महविश का लहजा अब सीधा सीधा हुक्म देने वाला हो गया है। पहले वो काम हंसी खुशी उसके साथ करती, अब अक्सर कह देती, सदिया ये बर्तन धो लो, मैं जाके उम्मी के लिए चाय बना दूंगी। और सदिया बगैर कुछ कहे वो सब कर देती। कभी कभार सदिया मेरे पास आती तो हल्की सी हंसी के साथ कह देती, पता नहीं क्यों महविश बदल गई है, शायद शादी का असर है। और मैं इसे समझा देती कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन महीनों में बदल गए और ये बदलाव कम होने के बजाय बढ़ने लगा। महविश की बातों में छोटे छोटे तंज शामिल होने लगे, जैसे जब कोई खाने में जरा कमी बेशी हो जाती तो कह देती, सदिया तुम्हारे हाथ का नमक तो कभी ठीक नहीं होता। अम्मा तो कहती हैं कि बहू को जायका सीखने में साल लगते हैं, देखो तुम्हें कितना वक्त लगेगा। और साथ हंस देती, मगर वो हंसी ऐसी होती जिसमें दोस्ती की गर्मी नहीं बल्कि एक छोटा सा कांटा छुपा होता। शुरू शुरू में मैंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा अब बात मामूली नहीं रही। इस दिन शाम को मैं महविश के कमरे में गई तो देखा सदिया किचन में अकेली बर्तन धो रही थी और महविश चारपाई पर बैठी फोन पर किसी दोस्त से हंसते हुए बात कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, महविश जरा सदिया का हाथ बटा दो, सब कुछ अकेली कर रही ही तू। इसने बेपरवाही से कहा, अरे आलिया तुम्हें तो पता है ना ये काम मेरे हिस्से का नहीं है। वैसे भी अम्मा कहती हैं कि बड़ी भाभी को आराम करना चाहिए, छुट्टी ही सब देख ले। इस एक जुमले ने जैसे मेरे दिल पर चोट कर दी, क्योंकि ये वो महविश नहीं थी जो हम तीनों के साथ बैठकर हर काम बांट कर करती थी। सदिया ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी, जैसे कहना चाहती हो कि छोड़ो बात न बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता घर में एक खामोश सी तकसीम शुरू हो गई। फूफो जुबैदा का झुकाव अब महविश की तरफ ज्यादा था और सदिया की कोई भी बात काम उनकी नज़र में कम ही रहता। अगर खाने में जरा देर हो जाती, कपड़ों में कोई मामूली सा दाग रह जाता तो फूफो फौरन कह देती, सदिया घरदारी में लापरवाही अच्छी नहीं होती। और महविश उनके साथ हाँ में हाँ मिलाती। मैं उन सब को देखकर उलझन में पड़ जाती, क्योंकि ये सब वो रिश्ते थे
जिन्हें मैंने हमेशा मोहब्बत और शफकत की मिसाल समझा था। एक दिन दोपहर के वक्त मैं किचन में गई तो सदिया चुपचाप सब्जी काट रही थी और महविश टीवी लाउंज में फूफो के साथ ड्रामा देख रही थी। मैंने सदिया से पूछा, सब ठीक है? तो इसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसकी आंखों में उदासी और थकन थी। फिर हल्की सी आवाज में बोली, बस कभी कभी दिल चाहता है कि कोई पूछे कि मेरा हाल कैसा है। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि बाहर से महविश की आवाज आई, सदिया चाय बन गई क्या? और सदिया फौरन अपनी चाकू प्लेट छोड़कर चाय बनाने चली गई। वक्त के साथ साथ ये मामला इतना बढ़ गया कि मैं महसूस करने लगी कि महविश अब सदिया को अपनी बराबरी मैं नहीं समझती। वो कभी सबके सामने कह देती, सदिया को तो कोई काम ठीक से करना आता ही नहीं, ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ। और फूफो हंस कर कहती, भाई ये तो हमारी शहजादी है, इसके जैसा कोई नहीं। इस सब के बावजूद सदिया ने कभी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहती रही, शायद इस उम्मीद में कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर वक्त का मिजाज तो कुछ और ही था। एक दिन मैंने महविश से अकेले में बात करने की कोशिश की। मैंने महविश से कहा, तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि शादी के बाद भी सब पहले जैसा ही रहेगा? वो हंसकर बोली, हाँ याद है, लेकिन आलिया शादी के बाद हालात बदल जाते हैं, रिश्तों का हिसाब किताब भी बदल जाता है, और वैसे भी हर एक को अपनी जगह समझनी चाहिए। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को किसी ने जोर से मसल कर रख दिया हो। अब हमारे दरमियान वो पुरानी खिलखिलाहट नहीं रही थी। सदिया की आंखों में मैंने कई बार आंसू देखे, मगर वो हमेशा उन्हें छुपा लेती। मैंने कोशिश की कि सबको एक साथ बिठाकर बात करूं, मगर हर बार महविश हंस कर बात टाल देती और फूफो ये कहकर बात खत्म कर देती कि तुम बच्चों की बातों पर ध्यान न दो, सब घरों में ऐसा चलता है। लेकिन मुझे यकीन था कि ये मामूली बात नहीं थी, ये वो खामोश जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्तों की जड़ों में उतर रहा था। और मुझे डर था कि एक दिन ये सब कुछ टूट फूट कर बखर जाएगा। घर के माहौल में वो पुरानी सी हंसी अब नायाब हो गई थी। सदिया अब पहले जैसी बातूनी नहीं रही थी, अक्सर चुपचाप अपने काम में लगी रहती, और अगर कभी हंसती भी तो इस हंसी में एक अजीब सा खोखलापन होता। मैं जब भी इससे बात करने की कोशिश करती तो वो कोई बहाना बनाकर बात बदल देती, जैसे दिल का बोझ लफ्जों में ना डालना चाहती हो। महविश अब तकरीबन हर काम में अपनी मर्जी चलाने लगी थी, चाहे वो किचन का मामला हो या घर के फैसले। फूफो भी इसकी हर बात को मानती थी। सदिया अगर कभी कोई मशवरा देती तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। फिर महविश हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कह देती है, भाई तुम्हें तो सब ऐसे ही ख्याल आते हैं, और फिर इस मशवरों को रद्द कर दिया जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि सबके सामने पहली बार सदिया ने महविश को जवाब दे दिया। हुआ यूं कि सुबह नाश्ता बनाते वक्त सालन में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। महविश ने सबके सामने कहा, ये देखो, मैं ना कहती थी सदिया से काम करवाओ तो यही होगा। सदिया ने इस बार चुप रहने के बजाय कहा, महविश अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता है तो खुद बना लिया करो, हर वक्त आने देना जरूरी नहीं। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फूफो के चेहरे का रंग बदल गया और महविश ने बगैर कुछ कहे सालन की प्लेट एक तरफ रख दी। इस दिन के बाद माहौल में एक खिली सी सर्द मेहरी आ गई, जो पहले छपी छपी थी। महविश और सदिया अब सीधे एक दूसरे से बात नहीं करती, सब पैगाम बात मुझसे किसी और से कहला कर करती। चंद हफ्तों बाद फूफो ने एक फैसला कर दिया जिसने घर के हालात मजीद खराब कर दिए। उन्होंने कहा कि अब से महविश किचन का सारा इंतजाम संभालेगी और सदिया सिर्फ सफाई और कपड़ों का काम करेगी। ये बज़ाहिर एक मामूली बात थी, लेकिन हकीकत में इसका मतलब ये था कि सदिया को घर के सबसे अहम काम से हटाकर एक कम अहम जिम्मेदारी दे दी गई, और ये सब महविश की मर्जी से हुआ। सदिया ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया, मगर मैंने इसकी आंखों में वो टूटा हुआ गुरूर देखा जो एक बार टूट जाए तो कभी वापस नहीं आता। अब महविश किचन में अपनी मर्जी के खाने बनाती, और अक्सर ऐसा खाना बनाती जो सदिया को पसंद न हो, जैसे इसे चिढ़ाने के लिए अगर सदिया कुछ कह देती तो फूफो फौरन कहती, किचन अब महविश का है, तुम्हें पसंद है या नहीं खाना यही पकेगा। एक शाम में सदिया के कमरे में गई तो वो चुपचाप सिलाई कर रही थी। मैंने कहा, सदिया तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? वो हंसने की कोशिश करते हुए बोली, क्या करूं आलिया, कभी कभी सोचती हूँ शायद मैं इस घर में एक मेहमान हूँ, और मेहमान
को ज्यादा दिनों तक सवाल नहीं करने चाहिए। मैं कुछ कह न सकी। बाहर लाउंज में महविश हंस हंस कर किसी बात पर फूफो से कहानी सुन रही थी और वो दोनों की हंसी कमरे में आकर जैसे सदिया के सुकूत को मजीद गहरा कर रही थी। एक दिन शाम को महविश ने एक नया वार किया। सबके सामने इसने कहा कि सदिया अपने माँ बाप के घर कुछ दिन के लिए चली जाए क्योंकि इसे आराम की ज़रूरत है। ये बात ऐसे अंदाज में कही गई जैसे सदिया किसी के लिए बोझ हो। सदिया ने फूफो की तरफ देखा, शायद इस उम्मीद में कि वो इनकार कर देंगी, मगर उन्होंने कहा, हाँ तुम चली जाओ, कुछ दिन के लिए दिल बहल जाएगा। सदिया की नज़रें फिर आहिस्ता से अपने शौहर पर जा ठहरें, जैसे खामोशी से पूछ रही हो, क्या तुम भी यही चाहते हो? मगर इसका शौहर चंद लम्हे खामोश रहा। इसने नज़रें झुका ले और कोई जवाब ना दिया। सदिया के चेहरे पर एक लम्हे को उम्मीद और इंतजार की झलक आई, मगर शौहर की खामोशी ने सब कुछ तोड़ दिया। वो जान गई कि इस लम्हे इनमें से कोई भी इसके लिए बोलने वाला नहीं। सदिया ने मेरी तरफ देखा, एक ऐसी नज़र के साथ जिसमें हजार सवाल और शिकवे थे, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अगले दिन वो चुपचाप अपना बैग लेकर चली गई। घर में अजीब सी खामोशी छा गई, मगर महविश और फूफो की बातों में एक हल्की सी खुशी छपी हुई थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैं दिल ही दिल में डरती थी कि ये दूरी वक्ती नहीं बल्कि एक ऐसे फासले की शुरुआत है जो कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता था कि सदिया की खामोशी अब उसके अंदर एक तूफान तैयार कर रही है, और जब वो तूफान फूटेगा तो शायद इस घर की बुनियादें हिला देगा। सदिया को गए अब 1.5 महीना गुजर चुका था। शुरू के चंद दिनों में तो घर में एक आर्जी सुकून सा महसूस हुआ, मगर फिर जैसे सब कुछ एक अजीब से खामोशी में बदल गया। महविश की बातों में अब वही तंज बाकी नहीं रहा, बल्कि एक तरह का इत्मीनान आ गया था कि इसने अपना मकसद हासिल कर लिया है। फूफो भी ज्यादातर इसी के साथ बैठी रहती और मैं अक्सर खुद को बीच में फंसे हुए महसूस करती। हर बार जब सदिया का ख्याल आता दिल में एक चुभन सी होती, मगर मैं खेलकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन फोन पर सदिया से बात हुई। वो पहले की निस्बत ज्यादा खामोश थी और उसकी आवाज में एक थकन सी थी। मैंने कहा, सदिया वापस आ जाओ, यहाँ सब कुछ संभल जाएगा। इसने आहिस्ता से कहा, नहीं आलिया, मैं नहीं आ सकती, दिल नहीं चाहता अब वहाँ जाने का। मैंने सोचा था फूफो का घर मेरा सहारा होगा, लेकिन शायद मैं ही गैर थी वहाँ। इसके अल्फाज ने मेरे दिल में जैसे एक पत्थर रख दिया। मैंने कोशिश की कि कुछ हल्का सा मजाक करके इसका मौत बेहतर करूं, मगर इसने जल्दी से कहा कि इसे कोई काम है और फोन रख दिया। इसके बाद कई दिन तक हमारी बात न हुई। घर में हालात मजीद बिगड़ने लगे। महविश ने अब ये तय कर लिया था कि हर बड़े फैसले में वही आखिरी राय देगी। शादी ब्याह के मामले हों या माली फैसले, फूफो अब सीधा महविश से पूछती। मैंने 1-2 बार उनसे बात करने की कोशिश की कि सदिया को भी शामिल किया जाए, मगर महविश फौरन बात पलट देती। वो यहाँ रहती ही कब है, इसे क्या पता घर के हालात का। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने किचन में पानी लेने के वापस आई तो फिर से अपनी मर्जी चलाने लगेगी। बेहतर है इसे वहीं रहने दिया जाए। फूफो ने हल्के से कहा, हाँ बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं सब समझती हूँ। वो लम्हा मेरे लिए जैसे किसी पर्दे के हटने जैसा था। मैं जान गई कि ये सब एक सोचा समझा खेल है। चंद दिन बाद एक खबर आई कि सदिया बीमार है। किसी ने बताया कि वो कई दिन से इसे बुखार हो रहा है और कमजोरी की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा रही। मैंने फौरन फूफो से कहा कि हमें इसके पास जाना चाहिए, मगर उन्होंने साफ कह दिया, इसके अपने घर वाले हैं, वो संभाल लेंगे। महविश ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आलिया, तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही हो, वो ठीक हो जाएगी। इस दिन मेरा दिल पहली बार उन दोनों के रवैये से सख्त हो गया। रात को मैंने चुपके से सदिया को फोन किया। इसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो हर लफ्ज के बाद सांस लेने को रुकती। मैंने कहा, सदिया, मैं तुम्हें लेने आवेगी? इसने आहिस्ता से कहा, नहीं, अब आने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से मेरा जाना आसान नहीं रहा, बस दुआ करो आलिया, अल्लाह आसानी कर दे। महविश का रवैया अब मजीद खेलकर सामने आने लगा। वो दोनों घरों में अपनी मर्जी से जाती, हर जगह अपनी बात बनाती और सबको यकीन दिलाती कि वही सबकी खैर खा है, मगर हकीकत ये थी कि वो हर जगह अपनी सियासत का जाल बिछा रही थी। एक दिन इसने मुझ
से कहा, देखो आलिया, तुम और मैं एक ही तरफ हैं, बाकी लोग कभी हमारे साथ मुखलिस नहीं होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर दिल में सोच रही थी कि शायद वो मुझे भी सदिया से दूर करने की कोशिश कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसे कामयाबी मिल रही थी, क्योंकि सदिया और मेरे दरमियान वो खेल कर बातें अब नहीं रहीं जो पहले होती थी। फिर एक शाम वो हुआ जिसका मुझे डर था। सदिया की बीमारी बिगड़ गई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। ये खबर सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फौरन जाने की जिद की, मगर फूफो ने एक ठंडे लहजे में कहा, अब जाने का क्या फायदा, वो अपने घर वालों के पास। मैंने पहली बार उनकी बात को नजरअंदाज किया और खुद सदिया के पास जाने का फैसला किया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो इसका चेहरा पीला और आंखों के गिर्द या हल्के थे। मुझे देख कर वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट इतनी कमजोर थी कि आंखों तक नहीं पहुंची। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो आहिस्ता से बोली, आलिया, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस लम्हे मुझे लगा कि हम तीनों के दरमियान जो मोहब्बत कभी थी वो अभी मुकम्मल मिटी नहीं, बस इस पर रंजिशों और वसवसों की तह चढ़ गई है। मगर मैं जानती थी कि अगर ये तह जल्द न हटी तो शायद हम सब के लिए बहुत देर हो जाएगी। अस्पताल से वापसी के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। सदिया की कमजोरी, इसकी आंखों में छुपा दर्द, और वो बार बार मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेना, जैसे वो डर रही हो कि कहीं मैं भी छोड़ ना दूं। ये सब मेरे दिल को काट रहा था। घर वापस आकर मैंने कई बार फूफो से कहा कि हमें सदिया के पास जाना चाहिए, मगर हर बार उनका वही ठंडा और बेपरवाह सा होता, वो अब अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हम क्यों अपनी जिंदगी में खलल डालें। इस जुमले में वो सारी दूरी, सारी सदमेहरी छपी थी जो पिछले महीनों में हमारे दरमियान आ चुकी थी। महविश अब बिल्कुल खेल कर अपने रंग दिखा रही थी। वो हर महफिल में खुद को कहानी की हीरोइन के तौर पर पेश करती और सदिया को किस्से से गायब कर देती। एक दिन चाय के दौरान इसने सबके सामने कहा, बाज लोग घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, अपने फैसले खुद कर लेते हैं और फिर तवक्को रख हैं कि सब उनके साथ खड़े हो। ये जुमला सीधा सदिया के लिए था और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने पहली बार महविश को जवाब दिया, इज्जत लेने देने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फूफो ने नागवारी से मेरी तरफ देखा और बात बदल दी। दिन गुजरते गए और सदिया की तबीयत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ने लगी। इसके भाई ने फोन पर बताया कि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मर्ज पेचीदा है और इलाज तवील चलेगा। मैंने दिल में सोचा कि चाहे जो हो मैं उसके पास रहूंगी, मगर किस्मत जैसे एक और इम्तिहान लेने पर टली हुई थी। एक रात बारिश जोरों पर थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और इसी शोर के बीच मेरा फोन बजा। सदिया के भाई की कांपती हुई आवाज आई, आलिया। वो सदिया नहीं रही। मेरे कानों में गूंजने लगा जैसे किसी ने दुनिया की सारी आवाजें एक लम्हे के लिए बंद कर दें और बस ये एक जुमला छोड़ दिया। मैंने फोन बंद किया और मैं निकल आई। बारिश का पानी मेरे चेहरे पर पड़ रहा था, मगर मुझे एहसास ही नहीं था। मैं बस एक ही सवाल बार बार सोच रही थी, क्या हमने वाकई इसे खो दिया? हमने खुद ही इसे छोड़ दिया था। अगले दिन जनाजे में मैंने सदिया को देखा, सफेद कफन में लिपटी हुई, चेहरा सुकून मैं, मगर आंखों के गिर्द वही सियाह हल्के जैसे वो रातों ही थकन और दिल के बोझ साथ ले गई हो। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में कहा, मुआफ कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। महविश भी जनाजे में थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। वो लोगों से रस्मी बातें करती रही जैसे ये भी एक आम सा मौका हो। फूफो खामोश खड़ी थी, उनके चेहरे पर भी गम था, मगर इसमें पछतावे की झलक शायद नहीं। सदिया की मौत के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। हम तीनों के दरमियान जो रिश्ता कभी मोहब्बत और कुर्बत का था, वो अब यादों में दफन हो चुका था। महविश अपनी दुनिया में मसरूफ हो गई, फूफो भी अपनी सियासी सोच के साथ आगे बढ़ती रहे, मगर मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया जिसमें रिश्तों से एतबार सा उठ गया था। मैंने अपने सामने रिश्तों को यूं बदलते देखा था और उनसे अपने और पराये का एहसास खत्म होते भी देखा था। मेरे दिल का खाली पेन ऐसा था जो कोई नहीं भर सकता था। रात को अक्सर सदिया के साथ गुजरे लम्हे याद आते, वो बारिश में भीगते हुए हंसना, किचन में चाय बनाते हुए गुनगुनाना और हर छोटे बड़े मसले पर मेरा साथ देना। मैंने सीखा कि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, हम खुद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो मुकम्मल गायब हो जाते हैं और फिर जब हम पलट कर देखते हैं तो सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। यादें और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिलता, काश हम थोड़ा और साथ दे देते। और इसी तरह के और सवाल
जैसे काश वक्त वापस आ जाता वगैरह वगैरह, जिनमें काश आता है, बस वक्त हाथ से फिसल जाता है। मैंने तय कर लिया कि मैं इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं हर इस शख्स के लिए जो अपने किसी करीबी से दूर हो रहा है ये पैगाम छोड़ूंगी। वक्त और मोहब्बत कभी वापस नहीं आते, इसलिए जब कोई जिंदा हो इसका साथ दो। बाद के आंसू सिर्फ जमीन को भिगो सकते हैं, दिल को नहीं। मैंने सदिया की याद में मोहल्ले की लड़कियों के लिए एक छोटा सा पढ़ने लिखने का कमरा बनवाया। दीवार पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, मोहब्बत बांधते रहूं, शायद ये किसी की आखिरी उम्मीद हो। इस दिन में न जाना के बिछड़ने वालों को रूकर नहीं, उनके ख्वाब जिंदा रख कर याद किया जाता है। सदिया अब मेरे अंदर जिंदा है, हर इस लम्हे में, जब मैं किसी का हाथ पकड़ती हूँ, जब मैं किसी का साथ देती हूँ, जब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। फूफो ने हल्के से कहा, हाँ बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं सब समझती हूँ। वो लम्हा मेरे लिए जैसे किसी पर्दे के हटने जैसा था। मैं जान गई कि ये सब एक सोचा समझा खेल है। चंद दिन बाद एक खबर आई कि सदिया बीमार है। किसी ने बताया कि वो कई दिन से इसे बुखार हो रहा है और कमजोरी की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा रही। मैंने फौरन फूफो से कहा कि हमें इसके पास जाना चाहिए, मगर उन्होंने साफ कह दिया, इसके अपने घर वाले हैं, वो संभाल लेंगे। महविश ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आलिया, तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही हो, वो ठीक हो जाएगी। इस दिन मेरा दिल पहली बार उन दोनों के रवैये से सख्त हो गया। रात को मैंने चुपके से सदिया को फोन किया। इसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो हर लफ्ज के बाद सांस लेने को रुकती। मैंने कहा, सदिया, मैं तुम्हें लेने आवेगी? इसने आहिस्ता से कहा, नहीं, अब आने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से मेरा जाना आसान नहीं रहा, बस दुआ करो आलिया, अल्लाह आसानी कर दे। महविश का रवैया अब मजीद खेलकर सामने आने लगा। वो दोनों घरों में अपनी मर्जी से जाती, हर जगह अपनी बात बनाती और सबको यकीन दिलाती कि वही सबकी खैर खा है, मगर हकीकत ये थी कि वो हर जगह अपनी सियासत का जाल बिछा रही थी। एक दिन इसने मुझ से कहा, देखो आलिया, तुम और मैं एक ही तरफ हैं, बाकी लोग कभी हमारे साथ मुखलिस नहीं होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर दिल में सोच रही थी कि शायद वो मुझे भी सदिया से दूर करने की कोशिश कर रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसे कामयाबी मिल रही थी, क्योंकि सदिया और मेरे दरमियान वो खेल कर बातें अब नहीं रहीं जो पहले होती थी। फिर एक शाम वो हुआ जिसका मुझे डर था। सदिया की बीमारी बिगड़ गई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। ये खबर सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फौरन जाने की जिद की, मगर फूफो ने एक ठंडे लहजे में कहा, अब जाने का क्या फायदा, वो अपने घर वालों के पास। मैंने पहली बार उनकी बात को नजरअंदाज किया और खुद सदिया के पास जाने का फैसला किया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो इसका चेहरा पीला और आंखों के गिर्द या हल्के थे। मुझे देख कर वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट इतनी कमजोर थी कि आंखों तक नहीं पहुंची। मैंने इसका हाथ पकड़ा तो वो आहिस्ता से बोली, आलिया, तुम आ गई, मुझे पता था तुम आएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस लम्हे मुझे लगा कि हम तीनों के दरमियान जो मोहब्बत कभी थी वो अभी मुकम्मल मिटी नहीं, बस इस पर रंजिशों और वसवसों की तह चढ़ गई है। मगर मैं जानती थी कि अगर ये तह जल्द न हटी तो शायद हम सब के लिए बहुत देर हो जाएगी। अस्पताल से वापसी के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। सदिया की कमजोरी, इसकी आंखों में छुपा दर्द और वो बार बार मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेना, जैसे वो डर रही हो कि कहीं मैं भी छोड़ ना दूं। ये सब मेरे दिल को काट रहा था। घर वापस आकर मैंने कई बार फूफो से कहा कि हमें सदिया के पास जाना चाहिए, मगर हर बार उनका वही ठंडा और बेपरवाह सा होता, वो अब अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हम क्यों अपनी जिंदगी में खलल डालें। इस जुमले में वो सारी दूरी, सारी सदमेहरी छपी थी जो पिछले महीनों में हमारे दरमियान आ चुकी थी। महविश अब बिल्कुल खेल कर अपने रंग दिखा रही थी। वो हर महफिल में खुद को कहानी की हीरोइन के तौर पर पेश करती और सदिया को किस्से से गायब कर देती। एक दिन चाय के दौरान इसने सबके सामने कहा, बाज लोग घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, अपने फैसले खुद कर लेते हैं और फिर तवक्को रख हैं कि सब उनके साथ खड़े हो। ये जुमला सीधा सदिया के लिए था और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने पहली बार महविश को जवाब दिया, इज्जत लेने देने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फूफो ने नागवारी से मेरी तरफ देखा और बात बदल दी। दिन गुजरते गए और सदिया की तबीयत बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ने लगी। इसके भाई ने फोन पर बताया कि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मर्ज पेचीदा है और इलाज तवील चलेगा। मैंने दिल में सोचा कि चाहे जो हो मैं उसके पास रहूंगी, मगर किस्मत जैसे एक और इम्तिहान लेने पर टली हुई थी।
एक रात बारिश जोरों पर थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और इसी शोर के बीच मेरा फोन बजा। सदिया के भाई की कांपती हुई आवाज आई, आलिया। वो सदिया नहीं रही। मेरे कानों में गूंजने लगा जैसे किसी ने दुनिया की सारी आवाजें एक लम्हे के लिए बंद कर दें और बस ये एक जुमला छोड़ दिया। मैंने फोन बंद किया और मैं निकल आई। बारिश का पानी मेरे चेहरे पर पड़ रहा था मगर मुझे एहसास ही नहीं था। मैं बस एक ही सवाल बार बार सोच रही थी, क्या हमने वाकई इसे खो दिया? हमने खुद ही इसे छोड़ दिया था। अगले दिन जनाजे में मैंने सदिया को देखा, सफेद कफन में लिपटी हुई, चेहरा सुकून मैं मगर आंखों के गिर्द वही सियाह हल्के जैसे वो रातों ही थकन और दिल के बोझ साथ ले गई हो। मैंने इसके माथे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में कहा, मुआफ कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं थे जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। महविश भी जनाजे में थी मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। वो लोगों से रस्मी बातें करती रही जैसे ये भी एक आम सा मौका हो। फूफो खामोश खड़ी थी, उनके चेहरे पर भी गम था मगर इसमें पछतावे की झलक शायद नहीं। सदिया की मौत के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। हम तीनों के दरमियान जो रिश्ता कभी मोहब्बत और कुर्बत का था वो अब यादों में दफन हो चुका था। महविश अपनी दुनिया में मसरूफ हो गई, फूफो भी अपनी सियासी सोच के साथ आगे बढ़ती रहे मगर मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया जिसमें रिश्तों से एतबार सा उठ गया था। मैंने अपने सामने रिश्तों को यूं बदलते देखा था और उनसे अपने और पराये का एहसास खत्म होते भी देखा था। मेरे दिल का खाली पेन ऐसा था जो कोई नहीं भर सकता था। रात को अक्सर सदिया के साथ गुजरे लम्हे याद आते, वो बारिश में भीगते हुए हंसना, किचन में चाय बनाते हुए गुनगुनाना और हर छोटे बड़े मसले पर मेरा साथ देना। मैंने सीखा कि कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, हम खुद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो मुकम्मल गायब हो जाते हैं और फिर जब हम पलट कर देखते हैं तो सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। यादें और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिलता, काश हम थोड़ा और साथ दे देते। और इसी तरह के और सवाल जैसे काश वक्त वापस आ जाता वगैरह वगैरह, जिनमें काश काश आता है, बस वक्त हाथ से फिसल जाता है। मैंने तय कर लिया कि मैं इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं हर इस शख्स के लिए जो अपने किसी करीबी से दूर हो रहा है ये पैगाम छोड़ूंगी। वक्त और मोहब्बत कभी वापस नहीं आते, इसलिए जब कोई जिंदा हो इसका साथ दो। बाद के आंसू सिर्फ जमीन को भिगो सकते हैं, दिल को नहीं। मैंने सदिया की याद में मोहल्ले की लड़कियों के लिए एक छोटा सा पढ़ने लिखने का कमरा बनवाया। दीवार पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, मोहब्बत बांधते रहूं, शायद ये किसी की आखिरी उम्मीद हो। इस दिन मैंने जाना कि बिछड़ने वालों को रूकर नहीं, उनके ख्वाब जिंदा रख कर याद किया जाता है। सदिया अब मेरे अंदर जिंदा है, हर इस लम्हे में, जब मैं किसी का हाथ पकड़ती हूँ, जब मैं किसी का साथ देती हूँ, जब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अच्छी लगी तो अपना कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको अच्छी स्टोरियाँ सुनने को मिले। शुक्रिया।